मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सबके? आगे बढ़ते हैं जी। आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब कुछ बातें करते हैं। मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछता हूं कि मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं आपको कहूं कि भाई 5x प्लस या इक्वल टू 35, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? यदि 5x का मान 35 है तो x का मान क्या होगा, ये मैं जानना चाह रहा हूं आपसे। 5x का मान मेरे प्यारे बच्चों 35 है तो x का मान क्या होगा? इको कर रहा है साउंड, बच्चे कह रहे हैं, कारण क्या है? देखियो, 5x का मान इको हो रही है, इको कर रहा है साउंड, बच्चे कह रहे हैं। सही है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप कहोगे x की वैल्यू आई सर 7, हाँ है ना। वहीं अगर मैं आपको ये कह दूं कि सर x प्लस वाई की वैल्यू 10 है और x माइनस वाई की वैल्यू 6 है, तो आप मुझे x और y की वैल्यू बताइए क्या क्या होगी। तो आप कहेंगे देखिए सर सोल्व कर लेते हैं इसे। कैसे? जब सोल्व करेंगे तो ये कट जाएगा, x और x 2x आ जाएगा, 2x बराबर 10 6 16 आ जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 8। x की वैल्यू यहां रख दें तो 8 में क्या जोड़ा है कि 10 आ जाए, तो y की वैल्यू आ गई। तो हर बच्चे ने यही उत्तर बताया होगा कि सर 8 और 2, 8 और 2, हर एक बच्चे ने यही उत्तर देना है 8 और 2 कि सर x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू 2, हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चों। लेकिन अगर मैं आपसे कह दूं कि बेटा इफ x प्लस वाई, अच्छा आप ये बात कैसे माने कि सही है? अगर हर बच्चा सेम आंसर दे रहा है, हर बच्चा एक ही चीज बताने लग रहा है, तो मतलब बात जेन्युइन होने लग रही है, हाँ है ना। अब अगर मैं सवाल में कहूं कि मेरे बेटा x प्लस वाई की वैल्यू है 10, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, तो x और y का मान ज्ञात करिए। मतलब मेरे प्यारे बच्चों, अगर x प्लस वाई की वैल्यू 10 है और मैं आपसे पूछूं x और y की वैल्यू बताओ, यार आवाज नहीं आ रही, अब सही आ रही है? बेटा बताना आवाज सही है कि नहीं है, कमेंट करके बताओ। आइए जी, अब साउंड ठीक। तो आप कहेंगे कि सर एक इक्वेशन है x प्लस वाई बराबर 10 और हमें x और y की वैल्यू निकालनी है, तो यहां मुश्किल काम है, क्योंकि हो सकता है कि मैं x की वैल्यू 0 लूं तो दूसरा बच्चा y की वैल्यू 10 ले ले। हो सकता है एक बच्चा कहे मैं तो x की वैल्यू 2 लूंगा तो y की वैल्यू फिर 8 लेनी होगी। एक कहे जी मैं तो x की वैल्यू 100 लूंगा तो y की वैल्यू फिर मुझे -90 लेनी होगी। तो आप देख रहे हैं क्या कि यहां पे हम x और y की एक डेफिनेट वैल्यू नहीं निकाल सकते, यहां हम x और y की एक डेफिनेट वैल्यू नहीं निकाल सकते। फिर क्या किया जाए? तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूं कि जब भी किसी सवाल में
एक से ज्यादा वेरिएबल और इक्वेशन एक हो, इक्वल का साइन एक बार हो और वेरिएबल एक से ज्यादा हो, जैसे एक्स और वाई दो वेरिएबल हो गए, है ना, एक्स वाई जेड तीन वेरिएबल हो गए। तो अगर एक इक्वेशन है और एक से ज्यादा वेरिएबल है तो वहां हम किसी भी हालत में उनकी अलग अलग वैल्यू नहीं निकाल सकते। यहां एक इक्वेशन थी और एक वेरिएबल था, निकाल दिया। यहां दो इक्वेशन थी तो वेरिएबल भी दो थे, एक्स और वाई, इसलिए सोल्व हो पाया। यहां पे इक्वेशन एक है लेकिन वेरिएबल दो है, इसलिए ये सोल्व नहीं होगा और यहां हम एक्स और वाई की वैल्यू नहीं निकाल सकते, पहली बात। दूसरी चीज, मैं आपसे कहूं कि बेटा ए प्लस बी रूट 13 इफ इक्वल्स टू 5 प्लस 11 रूट 13, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो ए और बी का मान ज्ञात करें, तो ए और बी का मान ज्ञात करें। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको मुझे सबको यही सोचना है इस सवाल में कि यार इस क्वेश्चन में इक्वेशन एक है और वेरिएबल कितने हैं, दो। इक्वेशन एक है और वेरिएबल है दो, इक्वेशन एक और वेरिएबल है दो, कौन कौन से जी, ए और बी। और जैसा मैंने अभी समझाया कि सर अगर एक वेरिएबल है तो एक इक्वेशन चाहिए आंसर निकालने के लिए, दो वेरिएबल है तो दो इक्वेशन चाहिए, तीन वेरिएबल है तो तीन इक्वेशन चाहिए उसे सोल्व करने के लिए, है ना। लेकिन इस वाले सवाल में तो एक इक्वेशन और वेरिएबल दो हैं, ए और बी, और मैं पूछ रहा हूं जी ए और बी का मान ज्ञात करें। तो पहला उत्तर तो सच मायने में होगा कैन नॉट डिटरमाइन, पहला उत्तर होगा नहीं निकाला जा सकता। लेकिन मान लीजिए अगर चारों ऑप्शन में एक भी ऑप्शन ऐसा नहीं है कि कैन नॉट डिटरमाइन, अगर होगा तो कैन नॉट डिटरमाइन, क्योंकि एक इक्वेशन दो वेरिएबल निकाल ही नहीं सकते। लेकिन अगर ऐसा है कि एक इक्वेशन है और दो वेरिएबल और ऑप्शन में आंसर दे रखे हैं, तो इसका मतलब उसने फिर यहां कुछ और नहीं लगाया होगा मेरे प्यारे बच्चों, कंपैरिजन अप्लाई किया होगा, कंपैरिजन लगाया होगा, तुलना की होगी। तो कंपैरिजन में जो जैसा है वैसे से ही कंपेयर करते हैं। जैसे यहां रूट 13 का कोएफिशिएंट 11 है तो यहां रूट 13 का कोएफिशिएंट बी है, तो बी की वैल्यू 11। यहां कांस्टेंट वैल्यू ए है और यहां कांस्टेंट वैल्यू 5 है, तो इसका मतलब ए की वैल्यू 5 हुई और बी की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 11, है ना। वैसे आंसर कैन नॉट डिटरमाइन होगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं दे रखा है तो फिर क्या करें। दूसरी बात, मैं आपसे अगर पेपर में कह दूं कि बेटा ए प्लस रूट बी इफ ये इक्वल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी, और कोई भी ऑप्शन कैन नॉट डिटरमाइन नहीं, तो आप मेरे प्यारे बच्चों बताइए ए और बी की वैल्यू क्या होगी या ए प्लस बी की वैल्यू क्या होगी, आंसर दीजिए। बताइए जी। तो मेरे प्यारे बच्चों, कहानी यहां पे ये होगी कि कंपैरिजन ही होगा, क्योंकि एक इक्वेशन दो वेरिएबल आंसर तो नहीं निकल सकता, लेकिन फिर भी अगर पूछा है तो कंपैरिजन। अब कंपैरिजन करना है तो ये देखिए यहां बी का कोफिशिएंट क्या है, 1, तो यहां जो रूट वाली है उसका कोफिशिएंट 1 करना होगा। तो देखिए मेरे बेटा, हम इस 9 रूट 2 को क्या लिख सकते हैं, 9 को अंदर ले जाएंगे तो 9 का वर्ग 81 गुना 2, 9 का वर्ग 81 गुना 2, है ना। 81 गुना 2 होगा 2 एकम 2, 2 8 16 162, है ना। ये तो बात पता होगी ना कि जब भी कोई चीज अंदर जाती है तो मेरे प्यारे बच्चों वर्ग हो जाती है ना। जैसे मान लीजिए मैंने यहां लिखा एक्स स्क्वायर वाई, तो एक्स इसका स्क्वायर रूट निकलेगा तो एक्स बाहर आ जाएगा, रूट वाई बचेगा। तो अगर इसको इसमें लाना है तो एक्स को अंदर ले जाओगे तो एक्स स्क्वायर करना पड़ेगा, ऐसे ही 9 को अंदर ले गए तो 81 करना पड़ा। तो इसको लिखेंगे ए प्लस 1 रूट बी इक्वल टू 5 प्लस 1 रूट 162। अब ये एग्जैक्ट कंपेयर हुआ तो ए की वैल्यू 5 होगी और बी की वैल्यू 162 होगी। बहुत सारे बच्चे गड़बड़ क्या करते हैं कि बी की वैल्यू 2 कंपेयर कर देते हैं, ये गलत बात है।
कंपैरिजन का भी नियम होता है, ताकत होती है, उसको समझ के चलिए। तो आपका सही उत्तर होगा 167। मैं फिर अपनी बात दोहराता हूं। अगर सवाल में एक वेरिएबल है, एक इक्वेशन है, आंसर निकल जाएगा। दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन है, आंसर निकलेगा। तीन वेरिएबल है, तीन इक्वेशन है, आंसर निकलेगा। मतलब जितने वेरिएबल उतनी इक्वेशन है, आंसर निकल जाएगा। लेकिन अगर वेरिएबल ज्यादा हो और इक्वेशन कम हो तो आंसर कैन नॉट डिटरमाइन होता है। फिर भी बहुत बार कैन नॉट डिटरमाइन ना देके आंसर दे देता है। तो आप सोच लीजिएगा कि वहां पे हर हाल में उसने कंपैरिजन अप्लाई किया हुआ और कुछ भी नहीं है। पक्का। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, बहुत सारे बच्चों को साउंड का इश्यू लगता है कि साउंड कम है, तो ऐसी परिस्थिति में लीड ले लिया करें और उस लीड को कान में लगा के रखिए। जरा सवाल पढ़िए, फिर चर्चा बढ़ाएंगे आगे। ये एपी का क्वेश्चन है जो हम कर रहे थे, तो मेरे बेटा पढ़िए जरा। एक बच्चा पूछ रहा है वेरिएबल का मतलब। वेरिएबल का मतलब जिसमें कुछ भी वैल्यू रखी जा सके। हिंदी में मेरे बच्चों सवाल का अर्थ यह है कि दो भिन्न भिन्न समानांतर श्रेणियों के nवें पदों का के योग का अनुपात 2n+1 और 2n-1 है। फिर से बताता हूं। दो भिन्न भिन्न श्रेणियों के दो भिन्न भिन्न समानांतर श्रेणियों के दो भिन्न भिन्न समानांतर श्रेणियों के n पदों के योग का अनुपात इतना इतना है, तो उनके 10वें पदों का अनुपात याद करें। यह सवाल है। आइए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए। कह रहे हैं इन दस इफ द सम इफ द रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ टू डिफरेंट एपीज 2n+1 और 2n-1। सवाल में कह रहा है द रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ टू डिफरेंट एपी। दो अलग 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 अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन है। मैं आपको समझाने के लिए मान लेता हूं कि भाई एक है a+d, a+2d एंड सो। एक दूसरी है, उसको मान लेते हैं कैपिटल A, कैपिटल A प्लस कैपिटल D, कैपिटल A प्लस कैपिटल 2D एंड सो ऑन। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये दो भिन्न भिन्न अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन, एक ये और एक ये। अगर ये दो भिन्न भिन्न अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन है तो सवाल में कह रहा है कि इनके n पदों के योगफल का अनुपात इतना इतना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस सीरीज को मैं स्मॉल s से डिनोट कर देता हूं, तो सम ऑफ n टर्म्स, और इस सीरीज को कैपिटल S। तो इन दोनों सीरीज के n पदों का योग, तो इसका हो जाएगा n/2 फिर 2a प्लस n-1 इंटू टी, क्योंकि ये सारे छोटे हैं। इस सीरीज के n पदों का योग n/2 कैपिटल A प्लस n-1 और कैपिटल D। ये कहता जी इनका जो रेशियो है वो मेरे प्यारे बच्चों 2n+1 अपॉन 2n-1। पहले आप इतनी बात को सोचिए, समझिए। शॉर्टकट भी बताऊंगा, सारी चर्चाएं करेंगे। पहले इस बात को समझ लो, पढ़ लो। अंकित भाई, मैंने हिंदी में बोला तो सही, सवाल का क्या मतलब है? परेशान क्यों होते हो?
ए प्लस डी कैसे लिए? कोई भी ए मानोगे तो क्या मान लोगे भाई? फर्स्ट टर्म ए मान लिया, कॉमन डिफरेंस डी, तो सेकंड टर्म ए प्लस डी, थर्ड ए प्लस 2t, यही तो है। अब चर्चा आगे बढ़ाते हैं। अगर मैं इसको सोल्व करने जाऊं तो मेरे प्यारे बच्चों आप अच्छे से जानते हैं कि ये कट जाएगा, हाँ है ना? तो ये बचा, कहो तो मिटा दूं ये, ठीक है जी। अब आपसे पूछा गया, उस बात पे चर्चा कर लेते हैं। तो सर आपसे पूछा हुआ है कि दोनों सीरीज की 10th टर्म का रेशियो बताइए, यानी पहले वाले की 10वां पद और दूसरे वाले का 10वां पद, इनका अनुपात ज्ञात करना है। तो पहले वाले की 10th टर्म हो जाएगी मेरे बच्चे a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो एन की वैल्यू 10, 10 में से गया 9d। दूसरे वाले की हो जाएगी कैपिटल ए प्लस 9d, हाँ है ना? क्या किसी भाई को कोई आपत्ति, कोई दिक्कत यहां तक है? अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, हाँ है ना? कैसे? अब कहानी ये मेरे बेटा कि मेरे पास ये एक इक्वेशन गिवन है, ये वाली इक्वेशन गिवन है, और इसकी वैल्यू मुझे चाहिए। अगर मैं यहां जानना चाहूं कि कितने वेरिएबल हैं, तो ए एक वेरिएबल, एन 2, डी 3, कैपिटल ए 4, कैपिटल डी 5, यानी इस सवाल में 5 वेरिएबल है मेरे बेटा। कितने वेरिएबल है? 5 वेरिएबल है। कितने वेरिएबल मेरे बेटा? 5 वेरिएबल है। अगर इस क्वेश्चन में 5 वेरिएबल है मेरे प्यारे बच्चों, कितने वेरिएबल है? 5 वेरिएबल है। और अगर इस क्वेश्चन में 5 वेरिएबल हैं और हम जो निकालना चाह रहे हैं वो इनकी वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, तो सच मायने में तो आंसर जो कैपिटल डी तो लिखे मैंने, कैपिटल डी तो लिखा बेटा, है ना? तो सच मायने में, अच्छा यहां नीचे माफ करना भाई, ये गलती होगी भाई, 90। तो सच मायने में इसका उत्तर हो जाएगा कैन नॉट डिटरमाइन, लेकिन ऐसा है नहीं। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में आंसर दे रखे, तो इसका मतलब इसको सोल्व किया गया होगा। सोल्व कैसे कर सकते हैं उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो भैया देखो कंपैरिजन करके, तो मैं 2-3 तरीकों से आपको बात समझाने का प्रयास करता हूं। पहला, आप ये देखिए कि आपको यहाँ 2a है, आपको चाहिए क्या है? a, तो यहाँ 2 से भाग दे दो, इधर भी इधर भी, नहीं इधर भी इधर, ऊपर नीचे भाग दे सकते हैं, इसमें क्या बुराई है ना? ऊपर नीचे सेम रिएक्शन कर सकते हैं। तो ऐसा करेंगे तो इससे कट जाएगा, यहां बचेगा a प्लस एन माइनस 1 बाई 2 डी, यहां बच जाएगा कैपिटल ए प्लस एन माइनस 1 बाई 2 कैपिटल डी, और ये वैल्यू आएगी 2n प्लस 1 2n माइनस 1, हाँ है ना? अब मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास कुल मिला के ये कहानी है और इसकी मुझे वैल्यू निकालनी है। ये कहानी दे रखी है और इसकी मुझे वैल्यू निकालनी है। तो क्या किया जाए? अगर ये कहानी दे रखी है और मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, तो अब इसे कंपेयर करें तो आप देख रहे हैं यहां ए है, यहां ए है, यहां कैपिटल ए है, यहां कैपिटल ए, यहां स्मॉल डी, यहां कैपिटल डी, स्मॉल डी, कैपिटल डी। तो बस यहां कर क्या रखा है कि n माइनस 1/2 की जगह 9 रखा हुआ है, यानी n माइनस 1/2 की जगह क्या रखा हुआ है? 9 रखा हुआ है। तो n माइनस 1 की वैल्यू होगी 9 दूनी 18, तो n की वैल्यू आ गई मेरे भाई कितनी? 19। अगर मैं n की जगह 19 रख दूं तो 19 में 1 गया 18, 18 का आधा कितना आया? 9, 18 का आधा कितना है? 9। तो n की वैल्यू 19 यहां रखेंगे तो 19 दूनी 38 और 1 39, और यहां जगह 19 दूनी 38 में से 1 गया 37। इसका मतलब जब कंपैरिजन करेंगे तो इसका उत्तर आएगा 39/37, यानी 39:37। पहले समझिए, फिर इस पे थोड़ा आगे बढ़ेंगे।
इक्वल वाले पार्ट में भी तो 2 से डिवाइड करना होगा ना मेरे बेटा। समझो, अगर मैंने a बाई बी इक्वल टू 15/17 और मैं इसे 2 से गुना कर दूं, इसे 2 से गुना कर दूं, तो क्या फर्क पड़ा? 2 से 2 कट तो गया भाई। 2 से ऊपर भी गुना किया, नीचे भी गुना किया। ऐसे ही मैं अगर ऊपर भी 2 से भाग दे दो और नीचे भी 2 से भाग दे दो तो क्या फर्क पड़ा है? 2 से 2 कट तो रहा है, हाँ है ना। दूसरी बात, बहुत सारे बच्चों के मन में यहां कंपैरिजन में एक डाउट रहा होगा, तो आप चाहते तो इसका कंपैरिजन ऐसे भी उठा सकते थे। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आप इनका कंपैरिजन दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं कि आप इस वैल्यू को इससे कंपेयर कर दें, इसको इससे कंपेयर कर दें। तो ऊपर वाली को अगर कंपेयर करूं मैं 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी को, किससे? 2n प्लस 1 से। देखिए यार, 2a, डी को n से करेंगे एन डी, इससे करेंगे माइनस डी। ठीक है जी। अब क्या करता हूं, एन डी लिख लो, डी एन लिख लो, एक ही बात है। तो ये आ गया डी एन, और 2a माइनस डी मैं अलग से लिख देता हूं। जब मैं इसे कंपेयर करूंगा 2n प्लस 1 से, तो मेरे प्यारे बच्चों आप एक बात देखो, समझो कि यहां n का कोएफिशिएंट क्या है? 2, और यहां n का कोएफिशिएंट क्या है? d। तो इसका मतलब d की वैल्यू आ गई 2। बाकी ये कांस्टेंट वैल्यू किसके बराबर है? 1 के। तो 2a माइनस डी बराबर 1, तो 2a, और d की वैल्यू क्या है मेरे प्यारे बच्चों? 2। तो 2a की वैल्यू कितनी बनी? 3। तो मेरे प्यारे बच्चों a की वैल्यू आई 3/2। a की वैल्यू क्या है मेरे मित्रों? 3/2, हाँ है ना। दूसरी बात, ऐसे ही अगर हम नीचे वाले को कंपेयर कर बैठे इसको, कि भाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर है 2n माइनस 1। भाई नीचे वाले को नीचे वाले से कंपेयर कर दें, तो 2a एज इट इज प्लस एन डी माइनस डी बराबर 2n प्लस माइनस 1। अब एन डी को हम डी एन लिख लेते हैं, कंपेयर करना है, और इसको लिख लेते हैं 2a माइनस डी, 2n माइनस 1। जब हम यहां कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे मेरे बेटा, कंपैरिजन के वक्त पे कहानी ये होगी कि n का कोएफिशिएंट 2 है और यहां n का कोएफिशिएंट d, तो d की वैल्यू 2 आ गई। ये वाली वैल्यू कंपेयर हो जाएगी 1 से, हाँ है ना। तो 2a माइनस डी हो जाएगा -1 से। किससे होगा जी कंपेयर? -1 से। अब d की वैल्यू क्या है जी? 2। तो 2a, d की वैल्यू मेरे भाई 2, तो 2a की वैल्यू मेरे बच्चों आ जाएगी कितनी? प्लस उधर जाएगा तो 1, a की वैल्यू आएगी 1/2, हाँ है ना। आप ऐसे भी इस क्वेश्चन को कंपेयर कर सकते थे। अब आपसे पूछा क्या था कि दोनों की 10th टर्म बताओ, तो पहले वाली सीरीज की 10th टर्म हो जाएगी a प्लस 9d, और दूसरे वाले की 10th टर्म हो जाएगी भाई कैपिटल A प्लस 9d। अब हमारे पास ये वैल्यू है कि भाई a की वैल्यू, छोटे वाले a की वैल्यू 3/2, और d की वैल्यू क्या जी? 2, 9 दूनी 18, तो 18 दूनी 36 और 3 39/2। वहीं अगर यहां कंपेयर करें तो कैपिटल A की वैल्यू क्या है जी? 1/2, और d की वैल्यू 2, 9 दूनी 18, तो 18 दूनी 36 और 1 37/2। 2 से 2 कट जाएगा तो रेशियो आ जाएगा मेरे बेटे 39/37, हाँ है ना। पक्का? तो ये डिटेल तरीके से मैंने आपको इसका कंपैरिजन वाला स्टेट समझाया। एक बार आप समझिए, फिर मैं इसके सोर्ट डिस्कस करता हूं।
आइए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए भैया, अब इसी सवाल को पेपर में कैसे करें उसकी चर्चा कर लेते हैं। देखिए यार, ये विशेष तरीके का क्वेश्चन है, प्योर मीन्स लेवल का क्वेश्चन अगर कभी पूछा जाना है, हल्का सवालों में से इसकी गिनती नहीं होनी। ऐसे हर एक सवाल में आप ये देखिए कि कौन सी टर्म का रेशियो पूछ रहा है। तो जैसे वो 10th टर्म का रेशियो पूछ रहा है, तो जोन सी टर्म का पूछ रहा है उसे 2 से गुणा करिए और 1 घटाइए। तो 10 दूनी 20 में से 1 गया 19। तो इसका मतलब n की वैल्यू 19 आ गई, हाँ है ना। अब ये n की वैल्यू यहां रख दीजिए, तो 19 दूनी 38 और 1 39, और यहां रख दीजिए 19 दूनी 38 में 1 गया 37। आंसर आएगा 39/37। बात खत्म। आंसर आएगा मेरे बेटा 39/37। आंसर सीधा डायरेक्ट। और क्वेश्चन लेते, टेंशन ना लो तुम। बताइए जी। मैं इसे हिंदी में पढ़ के सुना देता हूं मेरे बेटा। कह रहा है, इफ द रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ 2 डिफरेंट टेप इज दिस, दो भिन्न भिन्न समानांतर श्रेणियों के nवे पदों के योग का अनुपात यह। तो इन ही भिन्न भिन्न समानांतर श्रेणियों के 8वें पद का अनुपात याद करें। 8वें पद का अनुपात याद करें। आइए मेरे प्यारे बच्चों, कहता है द सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म ऑफ 2 डिफरेंट टेप इज दिस, फाइंड द रेशियो ऑफ 8th टर्म। तो मैंने बताया जोन सी टर्मों से 2 से गुना करो, 8 दूनी 16, 1 घटा दो, कितना आया जी 15। तो n की वैल्यू 15 यहां रख दो, मतलब जो रेशियो दे रखा है उसकी वैल्यू आ गई। तो 15 का वर्ग 225 और 1 226, और 15 दूनी 30, 30 में से 3 गया 27। चेक कर लेना कैलकुलेशन गलत ना हो। इनकी वैल्यू 15 का वर्ग 225 और 1 26, और 15 दूनी 30, 30 में 3 गया 27। अब कुछ कटता हो, 6 2 8 और 2 10 7 2 9 नहीं कट रहा। तो मेरे प्यारे बच्चों 226/27 आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, हाँ है ना। 226/27 आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। पक्की बात है, किसी भाई को दिक्कत तो नहीं। अगर आप डिटेल करना चाहते हैं तो सेम वही तरीका अपनाइए। कह रहा है जी 2 डिफरेंट एपी के सम का रेशियो दे रखा है, तो पहली का वही मान लेते हैं। ये बात आ गई समझ में। देखिए हर तरीके से आपको चीजें बताई जा रही हैं, बशर्ते आप समझने वाले बने। भाई 2 डिफरेंट एपी, एक ए प्लस डी, एक ए प्लस 2D, ये वाली है, और एक ए प्लस कैपिटल डी, ए प्लस कैपिटल 2D, ये वाली। तो इनके n पदों का योग, तो पहले वाली का हो जाएगा n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी। दूसरे वाली का हो जाएगा n/2, 2a इंटू कैपिटल डी, और रेशियो है n² + 1/2n-3, है ना। इससे ये काट देंगे, किसी भाई को दिक्कत है नहीं। अब आपको चाहिए क्या, 8वीं टर्म।
तो पहले वाले की हो जाएगी a प्लस 7d और अगले वाले की हो जाएगी कैपिटल A प्लस 7d। अब यहां a है तो a लेके आओ, 2 से भाग दे दो सबको, ऊपर भी नीचे भी। तो ऐसा करोगे तो यहां a बचा, n माइनस 1/2 बचा, कैपिटल A बचा, n माइनस 1/2 कैपिटल D बचा, n स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2n माइनस 3। अब मेरे प्यारे बच्चों आप ये देखिए, कंपेयर हो रहा है तो दिक्कत किसकी है, n माइनस 1/2 की। तो n माइनस 1/2 को आपको कुछ नहीं साथ रखना है। तो n माइनस 1 की वैल्यू 7 दूनी 14, तो n की वैल्यू आ गई मेरे प्यारे बच्चों 15। और जो आपकी n की वैल्यू आ गई वो उठा के वहां रख दीजिए। तो 15 का वर्ग 225 और 1 226 आ गया, और 15 दूनी 30 में से 3 गया 27। ये आपका आंसर आ गया। क्या अब भी किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं, मैंने शॉर्ट ट्रिक समझाई थी आपको। कोशिश करिए यार इस बात को, ये भी अच्छे सवाल है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये एक फंक्शन है एस एन इक्वल टू एन स्क्वेयर प्लस 2n। मेरे प्यारे बच्चों एक फंक्शन है। फंक्शन का मतलब क्या होता है समझिए। जैसे मैंने लिख दिया एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 1, मतलब ये x वेरिएबल का एक फंक्शन है। अगर मैं यहां x की वैल्यू 1 रखूंगा तो ये 1 का वर्ग 1, 3 एकम 3 और 1 4 1 5 आ जाएगा। अगर मैं x की वैल्यू 2 रखूंगा तो 2 का वर्ग 4, 3 दूनी 6 10 और 1 11 आ जाएगा, है ना। तो ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों ये एक फंक्शन है सम ऑफ n टर्म्स का, जिसका वैल्यू है, जिसका उत्तर है n स्क्वायर प्लस 2n, है ना। अगर मैं यहां n की जगह 1 रख दूं, n की जगह 1 रख दूं, तो 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और 2n मतलब 2 एकम 2, तो 2 और 1 3 आएगा। अगर मैं s2 रख दूं, n की वैल्यू 2 रख दूं मेरे प्यारे बच्चों, क्या रख दूं 2, तो मतलब सम ऑफ टू टर्म मतलब 2 का वर्ग 4 और 2 दूनी 4, 4 और 4 8। अगर मैं सम ऑफ 3 टर्म आपसे पूछ लूं तो n की वैल्यू 3, 3 का वर्ग 9, 3 दूनी 6 9 और 6 15।
क्या मेरी बात समझ पाए? हाँ है ना? अब भाई सम ऑफ वन टर्म क्या कहलाता है? अगर किसी सीरीज के एक पद का योग की बात हो रही है तो मतलब क्या हुआ? मतलब उस सीरीज का फर्स्ट टर्म बात हो रही है। भाई ये कोई सीरीज है, मान लीजिए मैंने लिखी 10, 13, 16, 19 और ऐसे। मैं अब आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि मुझे इस सीरीज की फर्स्ट टर्म का जोड़ बताइए, इस सीरीज के पहली एक पद का योग बताइए। तो आप कहेंगे सर पहले पद का योग तो वही होगा जो पहला पद होगा, यानी 10 है तो 10 ही आंसर आना है सर इसमें, है ना? तो ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों सम ऑफ वन टर्म का मतलब फर्स्ट टर्म, है ना, जिसे हम ए से भी डिनोट करते हैं। सम ऑफ टू टर्म का मतलब क्या हुआ जी? मतलब पहले दो पदों का योग, यानी T1 प्लस T2, है ना? सम ऑफ टू टर्म का मतलब यही तो हुआ, यानी दो पदों का योग 8 है, मतलब T1 प्लस T2, इनका योग है मेरे प्यारे बच्चों 8। अब T1 की वैल्यू क्या है जी? 3। तो T2 की वैल्यू क्या है जी? निकालनी, बराबर 8 है। तो मेरे प्यारे बच्चों T2 की वैल्यू निकल के आएगी 5, यानी सेकेंड टर्म आ गई आपकी कितनी? 5, है ना? ऐसे ही अगर मुझे आपको S3 पे जाना हो तो S3 का मतलब क्या हुआ? S3 का मतलब हुआ सर फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म, यानी पहले तीन पदों का योग 15 है और पहले दो पदों का योग यानी T1 प्लस T2 कितना है? 8। तो T1 प्लस T2 8 है, तो प्राय T3 क्या लें कि जोड़ 15 आ जाए? तो आप कहेंगे थर्ड टर्म आ जाएगी कितनी? 7। 8 उधर जाएगा माइनस, यानी थर्ड टर्म आ जाएगी 7, है ना? इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों फर्स्ट टर्म है 3, सेकेंड टर्म है 5, थर्ड टर्म है 7। ये हमारी एक एपी बन गई, ये हमारी एक एपी बन गई। लेकिन वो ये पूछ ही नहीं रहा, वो ये कह रहा है कि पहला पद बताओ और कॉमन डिफरेंस बताओ। तो कॉमन डिफरेंस होता है जी A2 माइनस C1, तो A2 5 है, A1 3 है, 5 में 3 गया 2, आपका आंसर आ गया। तो फर्स्ट टर्म 3 है, कॉमन डिफरेंस 2, तो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। पक्का भैया? आइए जी, बताइए जी। यहाँ हल्का सा चेंज होगा सवाल में।
आइए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा है कि आरवां पद, तो आपको पता है nth टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है प्लस एन माइनस वन इन ड्यू टी। तो rth टर्म निकालने का सूत्र दे रखा है इसने 2r प्लस वन। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे वन पूछूं, r की वैल्यू वन रख दो, भाई आरवां पद है तो r तो एक वेरिएबल है, वेरिएबल की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं। तो मैंने r की वैल्यू वन रख दी, तो अरे यहां क्या था r, सॉरी माफ करना, तो r की वैल्यू वन रखेंगे तो दो एकम दो और एक तीन। अब मैं T2 पूछ लूं आपसे, r की वैल्यू दो रख लूं तो दो दूनी चार और एक पांच। अब मैं T3 पूछ लूं आपसे, क्या होगा? देखिए यहां सम लिखा होता तो ये सम आ रहे होते, लेकिन यहां T लिखा है ना, टर्म लिखी हुई है कि कौन सा पद है। तो भाई तीन लिखेंगे तो यहां लिखेंगे तीन दूनी छह और एक सात। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों, फर्स्ट टर्म तो जो है वो आपकी आ गई तीन, कॉमन डिफरेंस निकालोगे तो T2 माइनस T1 यानी A2 माइनस A1, तो ये आएगा दो। अब हमसे पूछा क्या 10 पदों का योग, तो सम ऑफ 10 टर्म्स हो जाएगा 10/2 इंटू 2a, ए की वैल्यू है जी तीन प्लस n माइनस वन, तो 10 में 11 9 और d की वैल्यू आ गई जी दो। तो 10/2 5, तीन दूनी 6, 9 दूनी 18, 18 और 6 24, 24 5 120। तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों, इसके पहले 10 पदों का योग 120 होगा। क्या आप मेरी बात समझ पाए? किसी भैया कोई आपत्ति, कोई दिक्कत यहां तक? नहीं। करिए भैया इन सवालों को, इस क्वेश्चन को करिए। और घबराया नहीं करो बच्चों, काम करते चले जाओ। अंकित भाई, नोट नहीं करना है आपने, नोट क्यों करते हो मेरे भाई? आइए जी, कहता है द टर्म pth qth एंड rth ऑफ एन AP आर A B एंड C। देखिए यार, pth टर्म मैं पहले इसे डिटेल समझाऊंगा फिर शॉर्ट समझाऊंगा। pth जो टर्म है वो है A, qth जो टर्म है वो है B, और rth जो टर्म है वो है C। तो मेरे प्यारे बच्चों, pth टर्म क्या होगी? A प्लस P माइनस वन इंटू डी। qth टर्म क्या हो जाएगी जी? A प्लस Q माइनस वन इंटू डी। अच्छा, ABC है क्या? तो भैया यहां फर्स्ट टर्म का नाम कुछ बदल लो। तो करो क्या, यहां फर्स्ट टर्म का नाम A की जगह X रख लो। कारण क्या है ना, वरना यहां पे भी कॉन्ट्राडिक्ट होगा, यहां पे भी कॉन्ट्राडिक्ट होगा। तो X रख लेते हैं और R हो जाएगा X प्लस R माइनस वन इंटू डी। क्लियर है जी? अब कॉन्ट्राडिक्शन तो नहीं है कहीं पे? नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब ये तीन इक्वेशन आपकी बन गई। कितनी इक्वेशन बन गई मेरे बेटा? तीन इक्वेशन आपकी यहां पे बन गई। अब आपसे पूछा है A इंटू क्यू माइनस आर, A इंटू क्यू माइनस आर, B इंटू आर माइनस पी, और C इंटू क्यू माइनस ना P माइनस क्यू। ये वैल्यूज अब आपसे पूछी हुई है।
तो आप सोचिए कैसे किया जाए इन सवालों को। डिटेल में, शॉर्ट में भी समझा रहा हूं, परेशान ना होना। देखिए यार, मैं क्या करता हूं आपको समझाने के लिए कि चूंकि मुझे चाहिए क्या, ये मैं डिटेल बता रहा हूं, पहले बताया मुझे चाहिए क्यू माइनस आर, तो क्यू और आर कहां है, ये। तो इस इक्वेशन में से ये इक्वेशन माइनस कर देता हूं, माइनस करूंगा, ये दोनों इक्वेशन सोल्व करूंगा तो इसमें से ये घटाऊंगा तो एक्स एक्स कट जाएगा और ये बनेगा क्यू माइनस वन डी, यानी मैं घटा के दिखाता हूं, देखो सिर्फ इन दो इक्वेशन की बात हो रही है। एक्स एक्स कट गया, ये बना ऊपर वाला क्यू डी माइनस डी, इसे सोल्व करोगे तो माइनस आर डी और माइनस माइनस प्लस डी, और यहां आएगा बी माइनस सी। समझे मेरे बच्चे? अब क्या होगा जी, मेरी बात आप समझ पा रहे कि नहीं? इससे ये कट गया, डी यहां से कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्यू माइनस आर, और ये वैल्यू आएगी मेरे प्यारे बच्चों बी माइनस सी। ये वैल्यू आ जाएगी मेरे प्यारे बच्चों बी माइनस सी। किसी भाई को कोई दिक्कत है यहां तक? कोई भी दिक्कत हो, कोई समस्या हो, समझ ना आ रही हो बात, तो खुल के मुझे बताएं। हाँ है ना? यानी मैं ऐसे कह सकता हूं कि Q माइनस आर की जो वैल्यू है, ये यहीं रखते हैं, Q माइनस आर की जो वैल्यू है वो आ जाएगी B माइनस सी अपॉन डी। ठीक है जी, मेरी बात समझ पा रहे हैं? ऐसे ही B, R माइनस पी निकालोगे तो जब R माइनस पी चाहिए तो R कहां है, ये, और P कहां है, ये, तो R माइनस पी करना है। क्या करना है मेरे बच्चे? R माइनस पी करना है, तो इस इक्वेशन में से ये इक्वेशन घटाएंगे तो ये आ जाएगा C माइनस ए। समझ रहे हो ना मेरे भाई? Q माइनस आर की वैल्यू आ गई थी यहां B माइनस सी बाई डी। अब मुझे है क्या चाहिए? R माइनस पी, तो R यहां है और P यहां है, तो इसमें से ये वाली इक्वेशन घटानी है, तो ये घटाओगे तो R माइनस पी आ जाएगा और यहां आएगा C माइनस ए, तो R माइनस पी की वैल्यू आएगी C माइनस ए बाई डी। समझ रहे हैं? ऐसे मेरे बच्चों C P माइनस क्यू, तो P कहां है, ये रहा, और Q कहां है, ये, तो इसमें से ये घटाओगे तो माइनस होगा, तो A माइनस बी आ जाएगा, तो सोल्व करोगे तो आ जाएगा A माइनस बी बाई डी। बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत बड़ी बात भी नहीं है कि इतनी बड़ी बात आप कर ना पाए, बहुत आसान चीज है, लेकिन समझिए। एलसीएम में ले लेता हूं डी, सब में डी आ रखा है, तो A इंटू बी माइनस सी, तो A को B से क्या, ए बी माइनस ए सी, बी को C से क्या, बी सी माइनस ए बी, सी को A से किया सी ए माइनस बी सी। जब इस सवाल को आप समझेंगे, करेंगे ऐसे, अब आप देखिए, माइनस बी सी से प्लस बी सी, माइनस ए बी से प्लस ए बी, माइनस ए सी से प्लस ए सी, तो ऊपर आया जीरो, जीरो बटे डी करोगे तो मेरे प्यारे बच्चों उत्तर आ गया जीरो, यानी कट कोटा के आपका आंसर आ गया है जीरो। एक बच्चा कह रहा है राजेश पल्ले नहीं पड़ रहा। बेटा नेगेटिव मत सोचिए, पॉजिटिव सोचिए। आप ये देखिए कि कौन सी बात समझ नहीं आ रही। आप मैदान में उतरेंगे ही नहीं तो जीवन में कभी जीतेंगे भी नहीं, ये तो तय है। जीतने के लिए मैदान में तो उतरना ही पड़ेगा, आप तो हथियार डाले बैठे हो। हाँ जी बंटी भाई, आपने पहले ही बता दिया था जीरो।
आइए मेरे प्यारे बच्चों, ये तो था डिटेल इस क्वेश्चन का तरीका। अब हम चर्चा करें इसी क्वेश्चन को पेपर में कैसे सॉर्ट आउट किया जाए। तो इतना डिटेल ना हमें करना है, ना उसकी जरूरत है, ये तो मैंने आपको फिर भी बताया है। जब आप अलजेब्रा पढ़ेंगे तो जो सॉर्ट ट्रिक है उसको और बेहतरीन तरीके से समझेंगे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ए बी सी डी पी क्यू आर ये सब आपके वेरिएबल है। मेरे प्यारे बच्चों, ये सारी के सारे आपके क्या है? वेरिएबल है। ये सारे के सारे क्या है? वेरिएबल है। और अगर वेरिएबल है तो वेरिएबल का मतलब होता है कि आप कोई भी वैल्यू वेरी करा सकते हैं, यानी यहां कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। तो करिए क्या मेरे प्यारे बच्चों, अपनी तरफ से कोई भी एक एपी मान लीजिए, कोई भी एपी ले लीजिए जो आपका दिल करे, जो आपका दिल करे। मेरा दिल कर रहा है मैं ले लेता हूं जी कुछ भी, जो आपका 1 2 3 जो मर्जी करे। मेरा मन कर रहा है जी मैं ले लेता हूं 10 13 16 19, मैं और भी ले लेके दिखाऊंगा 22, ये वाली एपी ले लीजिए मैंने। ठीक है जी। अब सवाल में कह रहा है कि पीएथ क्यूएथ एंड आरएथ टर्म, पीएथ टर्म, क्यूएथ टर्म और आरएथ टर्म ये दे रखी है उसने किसके बराबर? ए बी और सी के, ए बी और सी के। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं क्या करता हूं, पी को ले लेता हूं 1, क्यू को ले लेता हूं 2 और आर को ले लेता हूं 3। इसका मतलब हो गया पी की वैल्यू 1 ली तो इसका मतलब फर्स्ट टर्म, क्यू का मतलब 2 लिया तो मतलब सेकेंड टर्म, और आर का मतलब 3 लिया तो मतलब थर्ड टर्म, है ना। अब ये बताओ जो आपने सीरीज मानी उसमें फर्स्ट टर्म क्या है? आप कहेंगे जी 10 है, सेकेंड टर्म क्या है जी 13 है, और थर्ड टर्म क्या है जी 16 है। तो सी की वैल्यू 16 आ गई। तो ए बी सी की वैल्यू आ गई, पी क्यू आर की वैल्यू आगे रखते हैं। ए की वैल्यू क्या है जी 10, क्यू माइनस आर लेते हैं। तो क्यू माइनस आर करोगे तो 2 में से 3 घटाओगे तो क्या बचेगा जी -1। बी की वैल्यू कितनी है जी 13, आर माइनस पी, तो आर की वैल्यू क्या है जी 3 और पी की वैल्यू क्या है जी 1। हाँ है ना, समझ रहे हैं ना मेरी बात को। अब आते हैं जी इस पे, सी की वैल्यू क्या रखी मेरे बेटा 16, पी माइनस क्यू, तो पी की वैल्यू क्या है जी 1 और क्यू की वैल्यू क्या है 2। अब सोल्व करते हैं जी -10 और 3 एकम 3, 3 में 1 गया 2, 13 दूनी 26 और ये -1 -16। अब देखिए -16 -10 -26 प्लस 26 उत्तर आ गया 0। आप कहें जी आपने यही क्यों मानी? आप कुछ और मान लीजिए। मैं मान लेता हूं जी 591 718, इतनी बड़ी बड़ी मान लेता हूं। इसमें क्या दिक्कत है? इसमें भी दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे समझना यह है कि कैलकुलेशन तो अल्टीमेटली मुझे ही करनी है, और पेपर में सारा गेम ही किस चीज का हो रखा है? टाइम बचाने का हो रखा है। तो मैं कोशिश करूंगा कि छोटी मानूं, मैं जो टर्म मानूं छोटी मानूं, यानी छोटी एपी मानूं। इससे भी छोटी मुझे माननी चाहिए, इससे भी मुझे छोटी माननी चाहिए। अगर मैं स्टूडेंट हूं तो मुझे इससे भी छोटी एपी लेनी चाहिए, यानी मुझे मान लेनी चाहिए यहां पे, इससे भी छोटी मान लेनी चाहिए। कुछ भी मान लीजिए, बताइए जो दिल करे आपको वो मान लीजिए। मान लेते हैं, मैं कुछ भी बताता हूं, बोले जी 4 8 12 16, कुछ भी मान लीजिए, 2 3 5 कुछ भी ले लीजिए, लेकिन एपी लीजिए। अब आपका सवाल होता है जी आपने पी क्यू और आर की वैल्यू 1 2 3 क्यों ली? मेरे बच्चों पी जो है वो टर्म है, क्यू भी टर्म है, आर भी टर्म है। अगर मैं ले लूं कि पी की वैल्यू 10 है तो इसका मतलब 10वां पद, 10वां पद का फार्मूला लगाना होगा। क्या होगा इसमें? a + n - 1 × d, तब जाके 10वां पद निकलेगा, वो मेरी a की वैल्यू आएगी। तो ज्यादा आसान इस बात पे रहता है कि मैं छोटी छोटी वैल्यू मानूं और उनको लेके सोल्व कर दूं। अजीत भाई कह रहा है कि पी क्यू आर को इक्वल क्यों नहीं ले सकते 1 के? मेरे बेटा पी क्यू आर को अगर आप इक्वल ले लेंगे तो बेटा पीएथ टर्म, क्यूएथ टर्म और आरएथ टर्म, इन सबका ही मतलब हो जाएगा फर्स्ट टर्म फर्स्ट टर्म फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म को 3 बार क्यों बोलेगा वो? ये टर्म है, तो इसलिए डिफरेंट डिफरेंट लीजिए। जरूरी नहीं है कि आप 1 2 और 3 ले रहे हैं, आप ले लीजिए इसे दूसरी टर्म, इसे 20वीं टर्म ले लीजिए, इसे छठी टर्म, कुछ भी ले लीजिए। हर एक से आपका उत्तर निकलेगा। अभिषेक भाई पूछ रहे हैं फंडा कब लगता है? अभिषेक क्या जो भी नाम था, ये फंडा हर उस सवाल में लगेगा जहां वेरिएबल दे रखे होंगे। वेरिएबल का मतलब ए बी सी डी एक्स वाई जेड डब्ल्यू, ये वो, इस सारी जगह लगेगा। हाँ है ना। दूसरी बात, बहुत सारे बच्चे ऐसा चाहते हैं कि सर हम यहां एबीसी ही रहने दें। आप ये भी कर सकते हैं, आप ऐसा भी नहीं दे सकते हैं कि आप जो एपी माने, जो अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन आप मानने वाले हैं, उसी को आप फर्स्ट टर्म ए मान लीजिए, सेकंड टर्म बी मान लीजिए, थर्ड टर्म सी मान लीजिए।
आप ऐसा भी कर सकते हैं, उसमें भी कोई दो राय नहीं, ठीक है ना। आप ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन है क्या कि जब हमें वैल्यू रखनी है तो हम नंबर में गेम ज्यादा आसानी से खेल सकते हैं बजाय हम वेरिएबल में। तो इसलिए कोशिश करिए कोई नंबर लिया जाए और उसी नंबर के बिहाफ पे गेम चलाया जाए। आइए भैया आगे बढ़ते हैं। ये हमारा हो चुका है सवाल। करिए जिस सवाल को, ये सब कोई आसान है। करिए मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को। हाँ जी अतुल भाई, आप जो दिल करे वो मान लीजिए। दिक्कत ये है कि आप मान के उसको करना तो शुरू करिए। आप बोल रहे हैं मान ले, करते हैं नहीं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कहता है ए बी सी डी ई, ये सारे के सारे एक अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन बनाते हैं। तो कहता है इसकी वैल्यू, तो आप कुछ भी मान लो यार, मैं मान लेता हूं 2 3 4 5 6। बताओ ये एपी में है कि नहीं है? बिल्कुल है। आप कुछ और भी ले सकते हैं, आप 2 5 8 ये भी ले सकते हैं, अपनी मर्जी से कोई भी एपी बना लो। अब यहां वैल्यू रख दो। ए की वैल्यू आपने क्या ले ली? 2, तो 2 आ गया। बी की वैल्यू क्या ले लीजिए? 3, 3 चौक 12 आ गया। सी की वैल्यू क्या ले लीजिए? 4, 4 6 24 आ गया। डी की वैल्यू क्या ले लीजिए? 5, 5 चौक 20 आ गया। ई की वैल्यू क्या है जी? 6 आ गया। कैलकुलेशन देख लेना गलत ना हो। 20 और 12 हो गया मेरे भाई कितना? आप कहोगे जी तो 32 हो गया, और 24 और 2 26 और 6 32 हो गया। 32 32 क्या? 0। आप कुछ और भी लेंगे तो भी मेरे प्यारे बच्चों आपका आंसर 0 ही आएगा, कुछ और नहीं आना, 0 ही आएगा। हाँ है ना। अब अगर ऐसे नहीं मानना चाहते हैं तो आप ऐसा करिए कि फर्स्ट टर्म को x मान लीजिए, सेकंड को x प्लस डी मान लीजिए, इसको फिर x प्लस 2d लेना पड़ेगा, इसको फिर x प्लस 3d लेना पड़ेगा, इसको प्लस x प्लस 4d लेना पड़ेगा। फिर इतनी बड़ी बड़ी वैल्यू रखोगे और फिर सोल्व करोगे, उत्तर तब भी 0 आएगा। लेकिन क्या ये सही है? नहीं। अब जो दिल करे वो एपी रखिए। एक बच्चा कह रहा है शुभम 3 5 7 9 11 रखिए। अच्छा जितनी बड़ी रखेंगे वो नुकसान आपको ही तो देगी, क्योंकि जितनी बड़ी रखोगे कैलकुलेशन भी तो आपको ही करनी, कोई और थोड़ी करेगा, है ना। तो 1 2 3 4 5 रख लो, कोई बुराई नहीं। देखिए यार ये सवाल मैं आपको करा जरूर रहा हूं, लेकिन ये थोड़ा खतरनाक है। कोशिश करिए पहले आप, फिर मैं कराऊंगा, क्योंकि इसमें वैल्यू रखना आपको अभी आएगा नहीं, अलजेब्रा पढ़ लोगे तब जाके आएगा।
कहता है यदि समानांतर श्रेणी का mवां पद 1/n और nवां पद 1/m है तो उसी श्रेणी के mnवां पद का योग ज्ञात करो। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से मेरी बात सुनिए, समझिए। कहता है एक अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन है, उसका जो mth टर्म है वो 1/n है और nth जो टर्म है वो 1/m है। तो कह रहा है आपको जो बताना है वो ये वाला बताना है कि mnth टर्म क्या होगी, mnth टर्म क्या होगी। ध्यान देना, मैं जैसे आपसे पूछूं कि भाई थर्ड टर्म ये है, सेकंड टर्म ये है, तो बताओ ये टर्म कौन सी होगी। तो इसका मतलब m गुना n नहीं है। बहुत सारे बच्चे यही गलती करेंगे, 3 गुना 2 कर देंगे 6। ना, इसका मतलब 32 है। 32 अलग चीज है और 3 गुना 2 अलग चीज है। ये सवाल का अर्थ है। तो समझने की कोशिश करते हैं। mnth टर्म निकालने का फार्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस mn माइनस 1 इंटू टी। ये सूत्र हो जाएगा बस। हाँ है ना। सम पूछा है क्या? अच्छा, योग पूछा, माफ करिएगा। अगर योग पूछा है तो सम ऑफ mn टर्म जो होगा हो जाएगा मेरे बेटा mn/2 2a प्लस mn माइनस 1 इंटू डी। अब हमें a और d की वैल्यू यहां से निकालनी पड़ेगी, क्योंकि mth टर्म हो जाएगी a प्लस m माइनस 1 इंटू डी और ये हो जाएगा मेरे भाई a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। पहले इतनी बात को समझिए, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पहले समझिए फिर आगे बढ़े। बड़े मेरे प्यारे बच्चों, आइए अब मेरे प्यारे बच्चों इन्हें सोल्व करते हैं और सोल्व करके ए और डी की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है जी मित्रों, सोल्व करोगे तो करें क्या, माइनस कर देते हैं भैया। तो माइनस करोगे ये कट जाएगा, है ना। ये एम डी होगा, ये माइनस डी होगा, ये एन डी होगा, ये माइनस माइनस प्लस, डी से डी कट जाएगा। तो एम डी माइनस एन डी, डी कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा एम माइनस एन और यहां बच जाएगा 1/n माइनस 1/m। ठीक है जी। तो d इंटू एम माइनस एन, जब यहां एलसीएम लोगे एम एन आ जाएगा, तो यहां आ जाएगा मेरे भाई आपका m माइनस एन। सोल्व करोगे तो समझ रहे, सोल्व करके देखना। जब इसमें से माइनस करोगे तो n भाई a से a कट गया, फिर d को m से किया md, d को माइनस 1 से किया माइनस टी, फिर n को d से किया nd, फिर माइनस माइनस प्लस टी, d से d कट जाएगा md माइनस nd, d कॉमन ले लेंगे बचेगा। अब आप यहां गौर से देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि सर ये चीज और ये चीज कॉमन है। इसका मतलब d की वैल्यू 1/mn आई है। अब मेरे बच्चों जो d की यहां वैल्यू आई वही d की वैल्यू यहां किसी में भी रख दीजिए। जैसे ये a प्लस m माइनस 1, d की वैल्यू 1/mn रख देते हैं बराबर 1/n। अब जब सोल्व करेंगे इसे तो आप पाएंगे कि ये a एज इट इज है। 1/mn को m से गुना करेंगे तो m से m कट जाएगा, 1/n आएगा। और 1/mn को -1 से करेंगे तो -1/mn आएगा इक्वल टू 1/n। अब 1/n से 1/n कटा तो ये समझ रहे हैं ना, सेम में उधर जाएगा माइनस होगा, ये उधर जाएगा प्लस का, तो 1/mn। तो मेरे प्यारे बच्चों a की वैल्यू आ गई 1/mn और d की वैल्यू भी आ गई 1/mn। हाँ है ना। अब यहां रख देते हैं तो देखिए मेरे बेटा mn/2, a की वैल्यू रखेंगे क्या
तो यह आ जाएगा 2/mn, यहां रखेंगे mn -1, d की वैल्यू भी 1/mn। अब सवाल को समझने की कोशिश करिएगा। क्या कोशिश करोगे तो देखो भैया, ये mn/2 आया, अगर ऊपर इसका एलसीएम लोगे तो mn आएगा, हाँ है ना। यहां बचेगा 2, समझ रहे हो ना, और यहां बचेगा mn -1, तो 2 में से 1 गया 1, तो ये बचेगा mn +1। अब मेरे भाई इससे 1 कट गया तो आंसर आ गया mn +1/2, mn +1/2। सी ऑप्शन आपका सही उत्तर, हाँ है ना। इसको अभी वैल्यू रख के नहीं सिखा रहा हूं, क्योंकि अभी आप इस बात को बहुत अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। जब अलजेब्रा पढ़ेंगे तो मैं इस बात को सिखाऊंगा, हाँ है ना। जो बच्चे कह रहे कुछ समझ नहीं आ रहा, उनको पहले अपने हाथों से चीजों को सोल्व करना पड़ेगा, तब समझ आएगा। हवाबाजी में समझ थोड़ी आती है चीजें। पक्का जी। अब और आगे बढ़ते हैं। देखिए मेरे बच्चों, एपी में जब भी टर्म माननी हो तो मेरी सलाह है कि कैसे टर्म माने। देखिए यार, एक तो तरीका है कि आप ऐसे टर्म मान ले, a + d, a + 2d, a + 3d, ऐसे तो आप मान ही सकते हैं, है ना। लेकिन कुछ विशेष कहानियां भी होती हैं जिसके थ्रू आप माने। कैसे? जब भी आपको 3 टर्म लेनी हो, 3 टर्म माननी हो, तो आप हमेशा ही a - d, a और a + d माने। आप देखेंगे इनका कॉमन डिफरेंस सेम है। आप कहेंगे सर इसमें कौन सी ऐसी खास बात है जो आप ये मानने पे तुले बैठे हैं? तो मेरे प्यारे बच्चे, इनमें खास बात यह है कि जब आप इन तीनों टर्म को जोड़ोगे ना, तो डी कैंसिल हो जाएगा और जोड़ इनका एक ही टर्म में आ जाएगा, जो बहुत काम आएगा आपको पेपर में चल के आगे, हाँ है ना। अगर 5 टर्म हो, 5 टर्म हो, तो a - 2d, a - d, a + d, a + 2d। अगर 7 टर्म माननी हो तो a - 3d, a - 2d, a - d, a + d, a + 2d और a + 3d। तो ये मेरे प्यारे बच्चों टर्म मानने के तरीके हुए। इन सारी ही टर्म में खास बात यह है कि जब आप इन्हें जोड़ेंगे तो डी कैंसिल हो जाएगा, जोड़ेंगे तो डी कैंसिल हो जाएगा सबके जोड़ में। क्या फायदा, समझाता हूं सवाल की। तो ये करा चुका हूं मैं। आ जाइए सवाल पे। कह रहे यदि संख्या 15 को 3 भागों में इस प्रकार बांटा गया जिससे कि इनके पद समानांतर श्रेणी में, कहते हैं नंबर 15 इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स विच आर इन एपी। 15 को 3 भागों में इस तरीके से बांटा कि वो तीनों के तीनों भाग एक अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन बनाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों 3 भाग है 15 के, तो मैं मान लेता हूं एक भाग है a - d, तो दूसरा भाग है a, तो तीसरा भाग है a + d। उसने कहा कि तीनों एपी में, तो देखिए तीनों एपी में, तीनों का डिफरेंस निकाल के देखेंगे, कॉमन डिफरेंस सेम आएगा। दूसरी बात कह रहा है जी तीनों का जोड़ 15, क्योंकि 15 को ही तो 3 हिस्सों में बांटा, तो तीनों का जोड़ कर लो। तो जब तीनों का जोड़ करोगे ना मेरे बेटा, तो d और -d कट जाएगा, 3a = 15 आ जाएगा। तो a की वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी कितनी, 5। पहली बात ये समझिए, ये बहुत जरूरी है। ये बात मेरे प्यारे बच्चों बहुत जरूरी है, बेहद जरूरी है। अगर आप इतनी बात तक समझ गए ना, तो इसका मतलब यह है कि आप लगभग सवाल निकाल भी चुके हैं, लगभग सवाल निकाल भी चुके हैं। कैसे? अब आपको यह पता चल गई कि आपकी मिडिल टर्म जो है वो 5 है। मिडिल टर्म क्या है मेरे बच्चों, 5 है। तो जो छोटी टर्म है, सबसे छोटी टर्म पूछ रहा है, वो तो 5 से छोटी ही होगी। अब 5 से छोटा ना तो ये है ना ये है, ये तो 5 के बराबर है, इसलिए हो नहीं सकता। तो इसका मतलब सबसे छोटा जो नंबर होगा वो 3 होगा। 15 को जो 3 भागों में बांटा था, उसमें सबसे छोटा नंबर क्या होगा मेरे बेटा, 3 होगा। क्योंकि 3 ऑप्शन, 4 ऑप्शन में से 3 रिजेक्ट हो गए, तो 3 5, 3 और 2 5, तो अगला इसका मतलब 5 और 2 7 होगा। वर्ग भी करेंगे, 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25, 7 का वर्ग 49, जोड़ के देख लीजिए, 9 9 18, 18 5 13, 83 73 आ जाए। और यही कहा कि इनके वर्गों का योग 83 आना चाहिए। सेटिस्फाई हो गया आंसर, ठीक है। लेकिन अगर आप इसे डिटेल ही करना चाहते हैं, तो आपको ये बात पता है
कि फर्स्ट टर्म होगी 5 माइनस डी, क्योंकि ए की वैल्यू 5 आ गई, बीच वाली टर्म 5 और लास्ट वाली टर्म 5 प्लस डी। अब कह रहे हैं इनके स्क्वायर का सम, यानी 5 माइनस डी का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 5 प्लस डी का स्क्वायर, ये वैल्यू है मेरे बेटा 83। वर्क करेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, ये 25, ये भी 25 प्लस 10d प्लस डी स्क्वायर, ये 83। देखिए मेरे बच्चों, अब माइनस 10d और प्लस 10d कट गया, है ना, डी स्क्वायर कैपिटल 2d स्क्वायर, मतलब 2d स्क्वायर, 25 25 25 75, 83 में 75 गया 8, 83 में 75 गया भैया 8, है ना। अब देखेंगे तो डी स्क्वायर की वैल्यू आगे 2 से काटेंगे 4, तो डी की वैल्यू आगे मेरे प्यारे बच्चों प्लस माइनस 2। तो अगर डी की वैल्यू प्लस 2 लेते हो तो 5 में 2 गया 3 आया, ये 5 आया और ये 5 और 2 7 आया। अगर माइनस 2 लोगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये 7 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा और माइनस 2 का तो 5 में 2 गया 3। तो दोनों ही स्थितियों में सबसे छोटा नंबर क्या आएगा? 3 आएगा। क्या आप मेरी बात समझ पाए मेरे प्यारे बच्चों? हाँ है ना। किसी भाई को कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको इवन टर्म में मानना हो, ये तो था ओड टर्म 3 5 7 9 11, ऐसे ही अगर इवन टर्म मानना हो, जैसे 4 टर्म लेनी हो, तो आप क्या मानिए, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a माइनस 3d, a प्लस 3d। इन चारों में कॉमन डिफरेंस सेम है, और जब इन्हें जोड़ेंगे तो d वाला पोर्शन कट जाएगा। आप कहें हम कैसे मान लें, तो भाई आप इसके अलावा कोई ऐसी 4 टर्म मान के बताइए जिसमें d वाला पार्ट कैंसिल हो जाए। अपनी तरफ से कोई भी कॉमन डिफरेंस लेके बताइए जहां d कैंसिल हो जाए, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। ऐसे ही अगर 6 टर्म माननी हो, 6 टर्म, तो भी तरीका यही, a माइनस 5d, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d, a प्लस 5d। ऐसे मानिए मेरे प्यारे। किसी भाई को कोई दिक्कत, कोई आपत्ति यहां तक? नहीं। पक्का? तो चलिए आज इतना ही रखते हैं।